हरियाणा तेज न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार। हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं सीधी बात सीधी तस्वीरें इंद्री के जो पाल कॉलोनी है, यहाँ पर जो इंद्री से विधायक है राम कुमार कश्यप उनके निवास स्थान से, जहाँ पर आज उन्होंने जो कि हर सोमवार को एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उसी कड़ी में आज उनके पास पहुँचे हैं कि यहाँ पर उनसे जानेंगे जो इंद्री क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे करते हैं। जो आम जन यहाँ पर पहुँचता है, कार्यकर्ता पहुँचते हैं, अपनी जो शिकायतें हैं, जो सुझाव है लेकर उनको किस तरह वो हैंडल करते हैं और क्या उनकी आगे रणनीति रहती है, आज उनसे मिलेंगे। जी विधायक जी, आपका स्वागत है हरियाणा तेज न्यूज़ चैनल पर। आज आपने सर जो आप हर सोमवार जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उसके तहत आपके पास जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, शिकायतें सुझाव लेकर कार्यकर्ता भी आते हैं, आम जन भी आता है, इंद्री क्षेत्र की शहरवासी हैं वो भी आते हैं, तो उसको लेकर किस तरह आप उन्हें हैंडल करते हैं? देखिएगा, जैसे आपने बताया, मैं हर सोमवार को यहाँ पर जो अपने इंद्री हलके के जो अपने नागरिक हैं उनकी समस्या सुनने के लिए आता हूँ। वैसे तो मैं तकरीबन हर रोज़ मतलब इंद्री हलके में रहता हूँ, परंतु आज सोमवार को तो मैं बैठ करके, निश्चित तौर से बैठ करके, जब तक मतलब इनकी समस्याओं का निपटारा नहीं होता या जब तक समस्याएं इनकी सुनने ली जाती तब तक मैं यहाँ रहता हूँ और परमानेंट रहता हूँ। तो आज मैं सोमवार का दिन है, आज काफ़ी संख्या में हमारे वर्कर कार्यकर्ता हल्के के इंद्री के निवासी आए हैं, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं लेकर के आए हैं। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, इसमें मोस्टली रोजगार के लेकर के, बिजली के बिलों को लेकर के, कुछ पुलिस प्रशासन को लेकर के, तो इस प्रकार की समस्या लेकर के आज आए हैं। इसमें गरीबी रेखा कार्ड के बारे में भी है, तो काफ़ी जो समस्या है वो रोजगार से संबंधित है। आज मैं बधाई भी दूंगा इन सबको, सभी आज बच्चे हमारे जो हैं सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं। पढ़े लिखे बच्चे होने के नाते फिर इनको रोजगार की बड़ी समस्या आ रही है, तो सरकार बड़ा प्रयास कर रही है अपने सरकारी तौर पर, प्राइवेट तौर पर इनको रोजगार देने के लिए, परंतु बेरोजगारी की समस्या काफ़ी है। तो अब ये क्या है, पक्की नौकरी की तरफ से तो इनका ध्यान जाता नहीं है। अब इनका ध्यान जा रहा है डीसी रेट पे इनकी नौकरी लग जाए या आउटसोर्सिंग से लग जाए, तो इसलिए प्रयास रहता है भी सरकार, हम अपना प्रयास करते हैं भी इनकी कहीं ना कहीं बच्चे ही एडजस्ट हो जाएं। मैं तो इनको ये भी सुझाव देता हूँ भी आप कोई अपना हाथ का दस्तकार की ट्रेनिंग ले लें, और हाथ की दस्तकार की ट्रेनिंग लेकर के गवर्नमेंट जो है इनको बहुत सुविधा देती है, ग्रांट देती है, लोन देती है, पैसा लेकर के तो अपना कोई छोटा मोटा धंधा करके अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने आप को रोजगार पाए, अपने आप ही रोजगार नहीं पाए, दूसरों को रोजगार देने वाले बने। तो अभी एक मेरे पे केस आया है बिजली से संबंधित, पिछले 2 महीने दिसंबर में उसका 400 रुपये का बिल आ रहा था, अब 2 महीने में उसका 19,000 का बिल आ गया। तो उसको अगर देखें पिछले बिल को, उसको तो ज़्यादा बिल है, तो फिर मैंने उसको अभी जो SDO का संबंधित है उसको मैंने उसके पास भेजा है, उसको मैंने दिशा निर्देश दिया है, इसको बिल को चेक करके वेरीफाई करके इसको जो स्थिति है उसको बताने का काम करें। इसी प्रकार से कुछ समस्याएं पुलिस विभाग से लेकर के आई हैं, का ये कहना है जी हमारे को इसमें न्याय नहीं मिला, हमें न्याय मिलना है। मैंने अब देख रहे हैं DSP साहब को भी खुद बुला करके उनको दिशा निर्देश देने का काम किया, SHO को भी दिशा निर्देश देने का काम करते हैं भी, ताकि जनता को, पीड़ित जनता को जल्दी से न्याय मिल सके। जी सर, ठीक है। आपके क्षेत्र क्या लगभग सारे देश में बेरोजगार की समस्या चरम सीमा पर है, युवा बेरोजगार है, लेकिन आपने कहा कि हाथ का दस्तकार होना चाहिए। हाथ का दस्तकार तो है, लेकिन जब वो बैंक के पास जाते हैं, अप्लाई करते हैं, उन्हें बैंक में इतना तंग किया जाता है कि वो खुद ही अपना जो उनका मनोबल है वो टूट जाता है, तो वो फिर सोचते हैं भी किसी तरह चलो DC रेट पे कहीं कोई जॉब मिल जाए। तो आप उसको लेकर क्या कहेंगे कि क्यों नहीं सरकारी तंत्र इस पर काबू कर पा रहे? देखिएगा, ये जो है जो बैंक है मोस्टली वो सेंट्रलाइज बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक हैं। ये इनकी जो स्कीमें गवर्नमेंट देती है, उन स्कीम में उन्होंने वो उनको पैसा देना है, ग्रांट देनी है, लोन देनी है, तो बड़ा प्रयास करते हैं, वो प्रयास करते हैं, पर कई बार मैं मानता हूँ इसमें उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं काफ़ी होती हैं, तो एक आम बच्चा उस फॉर्मेलिटी को नहीं कर पाता, तो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करके फिर निराश होकर घर बैठ जाता है। तो मैं बात सही आपकी, तो हम प्रयास करेंगे, सरकार के संज्ञान में भी ये बात लाएंगे भी जो लोन देने की प्रक्रिया है ये थोड़ा सरलीकरण होना चाहिए, फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ताकि इनको ज़्यादा उनको चक्कर नहीं लगाना पड़े बैंकों के, और इनको इजीली जो है इनको लोन जो भी है इनको रिक्वायरमेंट है उनकी पूरी हो जाए, ऐसा मैं प्रयास करूँगा।
हालांकि ये केंद्र का मुद्दा है, सेंट्रल बैंक जो है, केंद्रीय बैंक जो है सेंट्रल के अंदर आते हैं, फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को के संज्ञान में ला करके एक लेटर जो है केंद्र सरकार को लिखने का काम करेंगे भी, ताकि जो लोन की प्रक्रिया है इसको प्रक्रिया का समय से कम करें और इसके जो मतलब फॉर्मेलिटी है वो भी मतलब इसमें कम करें, सरलीकरण करें, ताकि जो है पढ़े लिखे बच्चों को जो अपने हाथ के दस्तकार हैं उनको इजीली जो है उससे लोन वगैरह उससे मिल सके। जी, और शहर में एक आम समस्या है आवारा पशुओं को लेकर। जो पशु दुधारू पशु हैं उनसे दूध ले लिया जाता है, वो जवाब देते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है, उसको लेकर क्या रणनीति है, क्या किस तरह काबू किया जा रहा है इस समस्या? देखिएगा, केंद्रीय में आवारा पशुओं की समस्या है, ये इसके साथ बंदरों की बड़ी समस्या है। पीछे कुछ महिलाएं यहाँ पर मुझे मिली थी, उनकी यही समस्या थी भाई बंदरों का यहाँ अंतक है और वो मतलब काफ़ी जो है नुकसान करते हैं। कई बार भय का वातावरण बना रहता है, बच्चे डरते हैं, कई बार तो वो हिंसक हो जाते हैं। तो उस समस्या से निदान के लिए मेरे को मिले थे, तो मैंने फिर नगर पालिका वालों की मीटिंग लेकर के उसमें एक प्रस्ताव पास करके डी साहब को भेज दिया था, और वो प्रस्ताव जो है बंदरों को पकड़ने के लिए, तो वो प्रस्ताव वापस आ गया है। तब वो मेरे ख्याल में बंदर भी पकड़ने शुरू हो गए हैं। इसी प्रकार से हमें एक लेटर हो जो आवारा पशु हैं इनको क्या समाधान हो सकता है। देखिएगा, आप सभी जानते हैं ये आवारा पशु हैं, अब इनको पकड़ना तो आसान है, अब इनको छोड़ा कहाँ जाएगा। अब इनको छोड़ें कहीं दूसरी जगह जाकर छोड़ेंगे, फिर वहाँ पर जाकर के वो फिर इस प्रकार की समस्या पैदा होगी। इसलिए उनकी परमानेंट उनकी समस्या का हल हो, तो पशु जो पकड़ेंगे आवारा, या तो वो गौशाला में जाएं, तो गौशाला में जाने, गौशाले हमारे यहाँ बहुत कम है, और फिर गौशाला वालों के पास भी जो और फलेटेड है, वहाँ पर जो पशु हैं जो उनके पास ज़्यादा है, उनकी बड़ी वो ज़्यादा पशुओं को रखने में अब असमर्थ है। इसलिए इसका कोई परमानेंट हल हो पशुओं को पकड़ने के बाद, तो उस समस्या पे मैं भी विचार कर रहा हूँ। और ये समस्या भी मतलब हम अब आगामी जो बजट हमारा आ रहा है, मैं प्रयास करूँगा इस समस्या को मतलब अपने विधानसभा के माध्यम से, सेशन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में ला करके, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर इस समस्या का समाधान के लिए अपनी बात को रखूँगा। जी, इंद्रिय क्षेत्र के क्षेत्रवासियों की एक समस्या सड़कों को लेकर आ रही है। कुछ सड़कें टूट चुकी हैं, जो अभी कुछ ही टाइम पहले बनी थी, उन पर गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी वजह से आवाजाही में दिक्कत आ रही है। उसको लेकर क्या कहेंगे? बयाना से इंद्री सड़क आई वो भी टूटी है, गढ़बीरगढ़ की तरफ टूटती जा रही है धीरे धीरे सड़कें, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जिन्हें बने हुए। ठीक है बात आपकी, क्योंकि सड़कें ये बरसात पीछे हुई बरसात में काफ़ी सड़कें टूट गई हैं। तो मैं कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जिनकी मैंने लिस्ट बना करके, जो मार्केट कमेटी के अंडर आती थी, मार्केट कमेटी को, एडमिनिस्ट्रेटर को मैंने उनके रिपेयर के लिए बजट जाने के लिए मैंने लिखा है। कुछ सड़कें ऐसी थी जो PWD के अंडर आती हैं, वो सड़कों की मैंने लिस्ट बना करके माननीय संबंधित मतलब जो भी इसके विभाग के मंत्री हैं उनको भेजने का काम किया है। शीघ्र ही उनके लिए बजट रद्द कराने का काम करेंगे। जब बजट आएगा तो ये जो समस्या है खड्डों की, इसको दूर करने का काम करेंगे। अच्छा देखिएगा, अब क्या है, पहले क्या होता था, खड्डे भरने के लिए डिपार्टमेंट के पास अपना बजट होता था। अब मेरे ख्याल में शायद वो बजट ख़त्म कर दिया। अब तो जो है जो कोई पैसा जब लगेगा सड़क पे, चाहे रिपेयर का चाहे नहीं का, उसका टेंडर लगता है। टेंडर जब लगता है तो टेंडर होने के बाद पैसा मंजूर होता है, पैसा मंजूर होने के बाद वो फिर उसके काम होता है। तो मैं जैसे आपने कहा खड्डे में जब भी हल्के में जाता हूँ, मुझे जहाँ जहाँ लगता है सड़क का खड्डा है या मेरी गाड़ी को झटका लगता है, मैं पूछता हूँ झटका क्यों लगा, भी खड्डा है यहाँ से, तो मैं उसी टाइम मैं संबंधित अपने एक्शन को, SDO को मैं उसी टाइम फ़ोन करता हूँ। और जब मैं फ़ोन करता हूँ तो वो उस पर अमल भी करते हैं। मैं देखता हूँ जब जैसे मैंने कह दिया भी खड्डा वहाँ पर, उसी टाइम जा कर के वहाँ पर उसको भरने काम करते हैं। जैसे पीछे दिनों में बसंत बिहार में मैं गया था, वहाँ के अंदर की गलियाँ के बारे में समस्या थी, पानी की समस्या थी। तो साथ साथ में फिर उन्होंने कहा जो मेन रोड जो है, जो बलडी बाईपास से जाती आगे, उधर आगे जाती है बसंत बिहार को क्रॉस करके बागपति को होती है, तो उस सड़क को पे कट लगे हुए थे। तो कट जब लगे थे तो वो सड़क ऊंचे नीचे हो रही थी। मैंने 2 बार संबंधित एक्शन को कह करके उन कटों को दोबारा से, उनको ईंटों को निकलवा करके, वो बड़ी पत्थर थे उनको दोबारा उनका लेवलिंग कराने का काम किया। अब भी पिछले 4-5 दिनों में भी उनको समतल कराने का काम किया। इसी प्रकार से इंद्री में भी कई बार मैंने खड्डे देखे, और ये जो गढ़बीरगढ़ सड़क आती है इंद्री में, इसमें भी कई बार खड्डे थे। ये मैंने उनको कह करके, जैसे बात आई थी अभी
उसका बजट भी दोबारा उसका एस्टिमेट बना करके बजट आया है, उन खड्डों को भरने का काम किया है। तो देखिएगा वही बात है, कई बार बजट की प्रॉब्लम आ जाती है, बजट आता है तो वो काम भी होता है। बाकी आपने ये अच्छा एक मेरे से प्रसन्न किया है, मैं इनका ऐसे तो मैं विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ। मैं तो गली में से अगर एक ईंट भी निकल जाती है इंटरलॉकिंग, उसकी भी मुझे बड़ी चिंता होती है। मैं उसी टाइम संबंधित तो उसको कहता हूँ जिसके घर के आगे निकली है। कई बार मैं देख लेता हूँ, जैसे मैं किसी की शादी में गया, टेंट लग रहा और टेंट वाले ने उसकी जहाँ वो पोल लग रहा है वहाँ ईंटें निकाल दी इंटरलॉकिंग, और निकाल के साथ रख रखी। मैं उसी समय जिसकी शादी होती है ना उसको कह करके आता हूँ भाई ये ईंटें निकल हुई हैं तुम्हारी और आपने ईंटें दोबारा से लगवानी है। तो मैं तो एक एक ईंट का ध्यान रखता हूँ, ये तो खड्डे की बात है। तो क्योंकि जब एक ईंट निकलती है दूसरी ईंट निकल जाएगी, फिर तीसरी ईंट निकल जाएगी, फिर 4 निकल जाएगी, फिर वो सारी की सारी गली खराब हो जाएगी, जो भी है सुंदरता खराब हो जाएगी, गड्ढे पे गड्ढा बन जाएगा। इसलिए समस्या का शुरू में समाधान हो, ऐसा मेरा प्रयास रहता है, प्रयास रखता है और आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा भी समस्या फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और उसको ख़त्म किया जाए। बाकी आपने एक मेरे को पीछे एक और रिकॉर्ड दिया था, आपने अभी कागज मुझे दिए थे कुछ जो BPL परिवारों के बारे में है, जो उसके लिए एलिजिबल हैं परिवार जिनका वो गरीबी रेखा में आना चाहिए, वो उनके नाम उसमें नहीं आए हैं। तो मैं इसका आपने मुझे लिखित में दे दिया, उसको संबंधित अधिकारी ADC या जो भी है इससे मैं ले जा करके जाऊँगा खुद, और उसका दोबारा उसका निरीक्षण करा के उसका वेरिफिकेशन करा करके अगर उसका नहीं बनाकर गलत कटा है तो उसको दोबारा उसमें कराने का काम करेंगे। और मैं एक आपको विश्वास लाता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, आने वाला जो विधानसभा है उसमें मैं ये गरीबी जो है बड़ी भारी समस्या है राशन कार्डों की, ये मैं देखता हूँ जो इसके वो है हकदार हैं वो बेचारे को उनको बढ़ नहीं पाता, वो बेचारे को ऐसे ही घूमते रहते हैं, बड़े चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस आवाज़ को, इनकी समस्या को, गरीबों की समस्या है जिनके राशन कार्ड के हकदार हैं नहीं बने हैं, काफ़ी दिनों चक्कर लगा रहे हैं, या मकान की समस्या है। तो इस बार मैं उसको विधानसभा में इस समस्या को उठाऊंगा, सरकार के संज्ञान में लाऊंगा, इसके बारे में कोई नीति बनाई जाए, नियम बनाए जाए ताकि जो हकदार हैं उनको अपना हक मिले, उनको वो गरीब रेखा में आए और जो सरकार उनको सुविधाएं दे रही है उनको सुविधाएं मिले। मेरा ऐसा मैं आपको सभी को विश्वास दिलाऊँ आपके चैनल के माध्यम जी। जैसा कि अब कोरोना फिर से अपना रूप दिखाने लगा है, रूप बढ़ने लगे हैं केस, उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिएगा आपने ये अच्छा कहा, मैं भी वैसे तो देखिएगा जो सावधानी है इसके बारे में बरतनी चाहिए, और मैं भी खुद हम भी इतने वो हो गए थे, अब इसके बारे में बेनिश्चिंत हो गए थे। हम सभी ने अपना मास्क लगाते तो लगाना छोड़ दिया। मैं भी आपके सामने हूँ, मैं भी कसूरवार हूँ, मैंने भी मास्क नहीं लगा रखा है। तो इसके बारे में तो ये कहना चाहूँगा जो हिदायतें हैं हम दूरी बना के रखें, और मास्क तो परमानेंट लगा के रखें, मास्क तो है। और कई स्टेटों में तो इसकी ऐसी समस्या आ गई, उन्होंने स्टेटों में दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया है। तो ऐसा हरियाणा सरकार को ना करना पड़े, इसलिए सभी नागरिकों से जो मेरे सामने बैठे हैं या जो मेरी बात को सुन रहे हैं उससे मेरा अनुरोध है इसकी तरफ इसको सीरियसली लें। मतलब कोरोना की बीमारी को सीरियसली लें, ये ख़त्म नहीं हुई है, ख़त्म हुई नहीं है, और भी आगे बढ़ सकती है, आगे ना बढ़े, हमारे स्वास्थ्य को ख़राब ना करे, हमारे परिवार को डिस्टर्ब ना करे। तो इसके लिए हमारे को जो नियम है इसके लिए इसको परहेज के लिए वो बरतें, मास्क लगाएं, दूरी बना कर रखें, भीड़ भड़ाक से बचें, ना भीड़ भड़ाक से बचें बल्कि भीड़ होने ही नहीं दें, ऐसा हम प्रयास करें। कोई हमारा फंक्शन है, ब्याह शादी है, उसमें कम से कम रिश्तेदारों को बुलाकर, दोस्तों को बुला करके अपना फंक्शन करें, मतलब ज़्यादा ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे फिर वही बात है, इससे बहुत बीमारी बढ़ने के बड़े चांसेस रहते हैं। मेरा ऐसा ही नागरिकों से अनुरोध है। जी धन्यवाद आपको सर। धन्यवाद जी। आपने सुना अभी इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप को, जिन्होंने जो है जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और किस तरह समस्याओं का समाधान करते हैं, कितना वो इन चीज़ को लेकर चिंतित रहते हैं। दर्शकों से अनुरोध है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं शिव बत्रा के साथ सहयोगी सीमा की रिपोर्ट इंद्री से।